बचपन में ही पिता गुजर गए थे और बड़े होने पर दोनों भाई भी एक एक करके घर से चले गए। रोजमर्रा की जरूरी बातों के अलावा उनमें कोई खास रिश्ता नहीं था। माँ के गायब होने की खबर सुनकर दोनों भाई घर पहुंचे। बड़ा भाई माइक्रॉफ्ट ब्रिटिश सरकार में एक बड़ा अफसर था, लेकिन एनोला को बस उसका सख्त और नीरस चेहरा ही याद था। दूसरा भाई शर्लॉक उसे थोड़ा अपना सा लगा। वो पहले ही काफी मशहूर था, एक बड़ा जासूस जिसने अनगिनत मामले सुलझाए थे। सालों बाद मिलने पर दोनों अपनी छोटी बहन को पहचान ही नहीं पाए। घर का सूनापन देखकर दोनों भाइयों के मन में शक पैदा हुआ। ये हालत उस भारी रकम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो माइक्रॉफ्ट हर साल घर खर्च के लिए भेजता था। सालों से माँ जो हिसाब भेजती थी वो बिल्कुल साफ होता था। माली, मरम्मत, हीटिंग और अपनी बहन एनोला के लिए रखे गए अलग अलग ट्यूटर, सबका खर्चा साफ लिखा होता था। लेकिन यहाँ देखकर साफ लग रहा था कि काफी समय से घर की कोई देखभाल नहीं हुई थी। सच तो ये था कि एनोला के लिए कभी कोई टीचर रखा ही नहीं गया था। सालों तक माँ ने खुद उसे पढ़ाया था, लेकिन ये पढ़ाई वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उस जमाने के अमीर घरों की लड़कियों को दी जाती थी। इसके बजाय उसे बहुत सारी किताबें पढ़ाई गई, खुद से सोचना सिखाया गया और यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई गई जो उस वक्त सही नहीं मानी जाती थी। ये सब जानकर माइक्रॉफ्ट बहुत गुस्सा हुआ। वो पुरानी सोच वाला आदमी था जिसे रुतबे और खानदान की बहुत परवाह थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। एनोला को इस तरह बड़ा किया गया था कि कोई उससे शादी नहीं करना चाहेगा। वो सबसे अलग हो गई थी। इसलिए उसके गार्जियन के तौर पर माइक्रॉफ्ट ने तय किया कि वो एनोला को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल भेजेगा ताकि वो तौर तरीके सीख सके। एनोला ने तुरंत इसका विरोध किया। उसे उन अजीब कपड़ों और उनकी बंदिशों से सख्त नफरत थी। लेकिन मिस हैरिसन की पढ़ाई का मकसद ही लड़कियों को ये सिखाना था कि खुद को कैसे संवारना है। उनके हिसाब से एक औरत के लिए यही सबसे जरूरी और आजादी का अकेला रास्ता था। यहाँ से निकलने के बाद तुम सीख जाओगी कि एक सही महिला कैसे बनते हैं और तुम्हारे कई नए दोस्त बनेंगे। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मेरे पास अपने साथी है और मुझे आपके इस बेवकूफी भरे स्कूल में भी नहीं जाना। एनोला की दुनिया ही पलट गई थी। वो जो देख रही थी और सह रही थी वो उसकी माँ की दी हुई सीख से बिल्कुल उल्टा था। उसने अपने बड़े भाई से मिन्नतें की कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल न भेजे। तुम अब बड़ी हो गई हो एनोला, तुम्हें सीखना होगा। एक बार कोशिश करके देखो। मुझे इस दुनिया में मुझे जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो क्या है। अगर माँ ने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया होता तो तुम आज मेरे सामने इस हाल में न खड़ी होती। तुम्हारे इस हाल में कोई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। मुझे पति चाहिए भी नहीं, वो एक अलग बात है। तुम्हें सीखना ही होगा। ये देखकर कि बड़ा भाई नहीं पिघलने वाला, एनोला ने अपने दूसरे भाई शर्लॉक की तरफ उम्मीद से देखा। लेकिन हकीकत कड़वी थी। माइक्रॉफ्ट उसका गार्जियन था और शर्लॉक इसमें कुछ नहीं कर सकता था। और वैसे भी वो इस वक्त माँ को ढूंढने के उलझे हुए मामले में फंसा था। उसके पास एनोला को बचाने का ना तो वक्त था ना ही ताकत। मैं बता सकती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मिस हैरिसन, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इसे कल लेकर जाऊंगा। एनोला का मन बगावत से भरा था। वो किसी भी कीमत पर खुद को उस सांचे में नहीं ढलने देना चाहती थी जो वो थी नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसका पूरा ध्यान माँ को ढूंढने पर था। उस निराशा के पल में माँ की बात अचानक उसे याद आई। हर काम को अपने तरीके से करना। और फिर एक जाना पहचाना शब्दों का खेल उसके दिमाग में आया। जल्द ही उसे घर में एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई पहेली मिली। उस पहेली को सुलझाते हुए उसने एक पुरानी पेंटिंग के पीछे से वो पैसे ढूंढ निकाले जो माँ ने खास उसके लिए छोड़े थे। पैसे हाथ में आते ही उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने अपने भाइयों के पुराने कपड़े पहने और एक लड़के का भेष बना लिया। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी साइकिल भी उल्टी दिशा वाले रास्ते पर फेंक दी। उसने जैसे ही टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ने लगी, तभी दो अमीर औरतें भागती हुई आई। उन्होंने जोर से चिल्लाकर ट्रेन रोकने को कहा ताकि वो घर से भागे हुए अपने छोटे बेटे को ढूंढ सके। गार्ड के बात करने के तरीके से साफ था कि वो औरतें बहुत रसूख वाली थी। लेकिन ट्रेन तो अपने वक्त पर ही चल पड़ी। पर एनोला की तेज नजरों ने देख लिया था कि एक भूरी टोपी वाला आदमी ट्रेन में चढ़ा है। जैसे ही एनोला अपने डिब्बे में बैठी, उसके सिर के ऊपर रखे एक बैग से अजीब सी आवाज आई। एक लड़का बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एनोला कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और समझ गई कि यही वो लड़का है जिसे स्टेशन पर वो लोग ढूंढ रहे थे। वो इस सब में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे डिब्बे से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़का घबराया हुआ वापस आया और बोला कि वो आदमी उसे ढूंढता हुआ आ गया है। एनोला किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, वो बस उससे दूर रहना चाहती थी। इसलिए वो उठकर जाने लगी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि डिब्बे से मदद के लिए चीख सुनाई दी। वो भागकर वापस आई तो देखा कि वो आदमी उस लड़के को ट्रेन के दरवाजे से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। ये कोई ढूंढना नहीं था, ये तो जान से मारना था। उस मुश्किल पल में एनोला ने तुरंत बीच बचाव किया। वो दोनों जान बचाकर भागे और वो हत्यारा उनके पीछे पड़ गया। वो उस लड़के को लेकर ट्रेन के आगे वाले हिस्से तक भागती गई। जब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने एक तरकीब सोची। दरवाजे तक पीछा करता हुआ वो आदमी अचानक रुक गया। अपने प्लान के खराब होने से एनोला बहुत गुस्से में थी और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पेट से भूख के मारे गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। ये देखकर वो लड़का धीरे से हंस पड़ा। एनोला के लिए हैरानी की बात ये थी कि ये अमीर घर का बिगड़ा हुआ रईसजादा रास्ते के जंगली पेड़ पौधों में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। जब वो उनके फायदों के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उस लड़के का नाम ट्यूक्स था जो एक बहुत बड़े खानदान से था। वो अपने परिवार के बनाए गए रास्तों और फौज में जाने के फैसलों से तंग आ चुका था और इसलिए उसने भागने का फैसला किया था। शायद ये किस्मत का ही खेल था कि भागते हुए ये दोनों युवा आज इस तरह से एक दूसरे से टकरा गए थे। दोनों ने आग के पास बैठकर एक बहुत ही सुकून भरी रात गुजारी। उसकी पहचान छिपाने के लिए एनोला ने खुद उसके बाल काटे। अगले दिन उन्होंने एक भले चरवाहे की बैलगाड़ी ली और सुबह की हल्की धूप में दोनों राजधानी लंदन की तरफ निकल पड़े। लंदन पहुंचने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। भले ही वो मीलों दूर आ गई थी, लेकिन एनोला जानती थी कि अपने भाई माइक्रॉफ्ट के चंगुल से पूरी तरह बचने के लिए उसे अभी और अपनी माँ के छोड़े हुए पैसों से एनोला ने खुद को एक ऐसी लेडी के रूप में तैयार किया जिसे वो हमेशा नापसंद करती थी। उसने ये भेष अपने भाइयों की नजरों से बचने के लिए बनाया था। कपड़ों की दुकान के मालिक की मदद से उसने रहने के लिए एक छोटी सी अटारी किराए पर ली। वहाँ सेटल होने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने में पूरी तरह से लग गई। सबसे पहले उसने न्यूज़पेपर में एक गुप्त मैसेज के साथ गुमशुदगी का विज्ञापन दिया। फिर उसे याद आया कि जब उसकी माँ गांव में थी तो
उनका इकलौता पता यही विमेंस जूडो क्लब था। क्लब की मैनेजर मिस ग्रे ने एनोला को एक नजर में ही